दोस्तों, साथियों, नमस्कार। द पाठशाला ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह की पुण्यतिथि है। इस पर हम चर्चा करेंगे उनके साहित्य से संबंधित, उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित और किस रूप में वो एक जनकवि हैं, वो दोआब के कवि हैं। एक तरह से वो एक वैश्विक कवि हैं, जहां उनपे अनेक तरह के उनको विशेषण दिए, कोई उनको बिंब का कवि कहता है, कोई उनको कवियों का कवि कहता है। तो इन सब पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में बहुत सारे उनके जीवन और साहित्य से संबंधित पहलू आपके सामने होंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं डॉक्टर मोनू सिंह से। शमशेर बहादुर सिंह को नई कविता का कवि कहा जाता है और अज्ञे द्वारा जो दूसरा जो तार सप्तक प्रकाशित हुआ, वहीं से नई कविता की शुरुआत मानी जाती है। उसके साथ साथ अज्ञे जी को एक त्रयी में भी शामिल किया जाता है, जबकि उस त्रयी में जो दो कवि हैं वो प्रगतिशील हैं और कहीं ना कहीं शमशेर बहादुर सिंह उस प्रगतिशील वाले खांचे में फिट नहीं बैठते हैं, और इसलिए उनको नई कविता के नाम से परिभाषित किया जाता है कि नई कविता के। इस संदर्भ को आप कहाँ तक देखते हैं? जी, नई कविता का जो आंदोलन है, यदि हम उसे मोटे तौर पर देखें तो वो 1952 या 1954 के बाद में आता है। और कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि जो नई कविता शब्द का जो प्रयोग है, सबसे पहले शमशेर ने किया, क्योंकि 1951 में दूसरा सप्तक आ गया था और जाहिर है कि सप्तक की भूमिका लिखने से भी पहले अज्ञे जी ने उसमें सभी कवियों का एक छोटा छोटा परिचय भी लिया है। तो उस परिचय में शमशेर ने वहां पर नई कविता शब्द का प्रयोग किया है। तो मैं समझता हूं कि नई कविता का जो शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले वो शमशेर ने किया। हालांकि कुछ लोग इसका श्रेय दुष्यंत कुमार को भी देते हैं। बाद में फिर एक लंबी चर्चा में, रेडियो वार्ता में अज्ञे जी ने नई कविता पर प्रकाश डाला, क्योंकि अज्ञे को तो हम तार सप्तक के कवि के रूप में भी जानते हैं। और आगे चलकर भले ही तार सप्तक के जितने भी कवि थे वो नई कविता आंदोलन से ही जुड़ गए, उसमें ही पर्यवसित हो गए। तो इस संदर्भ को इस रूप में देखना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जो नई कविता है वो नई कविता है क्या और उसमें शमशेर कहाँ है। तो नई कविता में जो नयापन है, जो कथ्य को लेके जो नयापन है, जो भाषा को लेके जो नयापन है, जो शिल्प को लेके नयापन है, जो उनके बिंबों के लेके जो नयापन है, जो उपमान को लेके जो नयापन है, जो रूपक को लेके जो नयापन है, मैं समझता हूं सबसे स्पष्ट रूप में उसके चिन्ह और उसके उदाहरण शमशेर के साहित्य में आपको देखने को मिलेंगे। तो यदि आपकी इजाजत होगी और आपकी वीडियो इस बात की हमें इजाजत देगी तो मैं एक कविता के माध्यम से उनकी उस बात को स्पष्ट भी करूंगा कि वो कैसे नए हैं, वो हर टेक्निक में नए हैं। उनकी एक बहुत प्रसिद्ध कविता है जिसकी चर्चा अक्सर आलोचक भी करते हैं और साहित्यिक भी करते हैं। उनकी एक बहुत प्रसिद्ध कविता है ऊषा। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल चाक मल दी गई हो किसी ने नील जल में, या किसी की गौर झिलमिलाती देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है उस ऊषा का अब सूर्योदय हो रहा है। तो ये जो कविता है ऊषा, अब इस ऊषा कविता में प्रातःकाल का चित्रण है, और प्रातःकाल का जो भी चित्रण है कि अभी सूर्य उदय नहीं हुआ है, यानी कि बिल्कुल एक तरह से जिसे हम कहते हैं पांव फटने वाला समय है। तो हिंदी साहित्य में अब आप नजर दौड़ाइए और याद कीजिए कि सवेरे को लेकर या ऊषा को लेकर कितनी कविताएं लिखी गई हैं। तो मुझे जयशंकर प्रसाद जी की लहर में संकलित बीती विभावरी जागरी याद आती है। लेकिन ये जो कविता है उस कविता से अपने स्वभाव में, अपने विश्लेषण में, अपने प्रतीकों में, अपने बिंबों में नितांत भिन्न है, और अपनी पूर्ववर्ती छायावादी कविता से या प्रगतिवादी कविता से या तार सप्तक की कविता से या अपने तमाम समकालीनों से भिन्न है।
मैं यहाँ एक बात ये रेखांकित करना चाहूंगा, शमशेर नई कविता की कवि होते हुए भी अपने किसी समकालीन कवि का अनुसरण नहीं करते, और यहां तक कि वो अपना भी अनुसरण नहीं करते। उनके यहाँ परंपरागत कुछ भी नहीं है, वो नया रचते हैं, बल्कि मैं कहूं कि परंपरागत को तोड़ते हैं या विध्वंस करते हैं। जैसे इस कविता के साथ हम पढ़ें तो शमशेर कह रहे हैं कि प्रातः नभ था बहुत नीला। प्रातःकाल का जो आसमान है, प्रातःकाल का जो आकाश है, उसमें बहुत ज्यादा नीलिमा है, बहुत ज्यादा नीला है। कैसा है? शंख जैसे, जैसे कोई शंख हो। मुझे हिंदी साहित्य में ऐसा कोई बिंब याद नहीं आता कि किसी कवि ने प्रातःकाल के आकाश की तुलना शंख से की। अब जो कविता का सामान्य पाठक है, जो शमशेर की कविताओं को पढ़ते हुए भी उसी सामान्यकरण की प्रक्रिया में रहता है, शमशेर को वो दुर्लभ मान लेगा। अब लेकिन मुक्तिबोध ने एक बड़ी बात कही कि शमशेर की कविता को समझने से पहले पाठक को थोड़ा सा तैयारी के साथ आना चाहिए, क्योंकि वहां परंपरागत कुछ नहीं है, वहां सर्वत्र नवाचार है, नई भावभंगिमाएं हैं। तो जब ये कहते हैं कि प्रातःकाल का नभ था बहुत नीला शंख जैसे, अब जो शंख को याद कीजिए, और शंख मंदिरों में बजाया जाता है सुबह सुबह, जब शंख का बिंब आता है तो हमारे मस्तिष्क में एक चित्र उभरता है पूरा कि हम मंदिर में हैं। शंख से पवित्रता का बोध हो रहा है, शंख से हमारे उस समय का बोध हो रहा है कि जब हम पांव फटने के बाद के समय को ब्रह्म मुहूर्त का समय कहते हैं, और हम कहते हैं कि देवताओं का वास होता है, मंदिरों की घंटियां गूंज रही हैं। तो इस कविता की पंक्ति का एक नया अर्थ आपके सामने खुलता है। फिर दूसरी पंक्ति में देखिए, भोर का नभ, ये प्रातःकाल का नभ है, और प्रातःकाल के नभ में थोड़ी सी ओस होती है, भीगा हुआ होता है, इसीलिए शमशेर कहते हैं राख से लीपा हुआ चौका। अब सामान्यतः चौका राख और गोबर से लीपा जाता है, या हमारे यहां आप देखेंगे गोबर या पीली मिट्टी से लीपा जाता है, लेकिन शमशेर राख से चौके को लीप रहे हैं। अब राख में आप देखिए, राख में थोड़ी सी कालीमा भी होती है और थोड़ी सी लालिमा भी होती है। चूंकि आकाश में अभी कालीमा है, अंधेरा है, और चूंकि पांव फट रही है तो थोड़ा सा एक हिस्सा लाल भी है, तो इसीलिए शमशेर कह रहे हैं कि राख से लीपा हुआ चौका। दृश्य, शमशेर की कविता दृश्यावली बनाती है। शमशेर चूंकि एक चित्रकार भी रहे हैं, और मैं यहां इस बात को रेखांकित भी कर दूं कि शमशेर नई कविता के उन बिरले कवियों में से हैं जो चित्रकला और हिंदी कविता के बीच में एक पुल का काम करते हैं, क्योंकि शमशेर ने विधिवत चित्र बनाने की या चित्रकारी की शिक्षा ग्रहण की थी। और इसके बीच बहुत बाद में है, मैं उस चर्चा में नहीं ले जाऊंगा आपको, थोड़ा डिटेल हो जाएगा, दर्शकों की भी अपनी एक सीमा है उसे देखने की या सुनने की। लेकिन जो शमशेर के यहाँ जो है, शमशेर चूंकि मैंने कहा कि वो चित्रकार हैं, और शमशेर शब्दों से एक पेंटिंग बनाते हैं, एक चित्र बनाते हैं। शमशेर की जो कविता है, मैं उसे कहूंगा कि वो रंगों का महोत्सव है। अब सुबह का जो दृश्य है उसमें विभिन्न प्रकार के रंग पेंट कर रहे हैं वो, जैसे शंख, जैसे राख से लीपा हुआ चौका, उसमें कालीमा भी है, उसमें लालिमा भी है। जब मैं कहता हूं चौका तो हम गांव में पहुंच जाते हैं। शमशेर पर बहुधा कई बार यह आरोप भी लगाया जाता है कि शमशेर एक अभिजात्य वर्ग के कवि हैं, शमशेर के यहां लोक नहीं है। तो मैं कहता हूं कि शमशेर का सतही पाठ हमें एक दुर्भाग्य की ओर ले जाता है, एक शमशेर का एक संकुचित पाठ की ओर ले जाता है। शमशेर के यहाँ जो अर्थ की कई कई परतें हैं, वहां जो शब्दों की जो ध्वनियां हैं उनके कई कई अर्थ हैं। शमशेर इस मामले में नए कवि हैं, और हम जब देखते हैं कि शमशेर के जो तमाम समकालीन हैं उनकी कविता कहीं चूकी हुई सी नजर आती है, लेकिन शमशेर की कविता को हम जितनी बार पढ़ते हैं वहां एक नया अर्थ बोध होता है। तो जब राख से लिपा हुआ चौका, हम गांव में पहुंच जाते हैं, लोक का कैसा अद्भुत बिंब है, अभी गीला पड़ा है, कोष्ट में कहते हैं। शमशेर के बारे में यह भी कहा गया कि शमशेर बहुत मितव्ययी कवि है, वो मित कथन के कवि हैं, बहुत कम शब्दों में बहुत गहरी और गूढ़ बात वो करते हैं।
वो कॉमा कॉमा उनके यहाँ आपको मिलेगा, आपके यहाँ उनको डैश मिलेगा, आपके यहाँ उनको डॉट डॉट मिलेगा। और ये जो तमाम जो चीजें हैं ये उनके यहाँ एक नए शिल्प को जन्म देती हैं। और शमशेर फिर आगे देखिए इस कविता में, बहुत काली सिल। अब सिल का नाम आते ही हम फिर गांव में पहुंच जाते हैं, सिलबट्टा याद आ जाता है। बहुत काली सिल, क्योंकि अभी अंधेरा है तो सिल कहीं ना कहीं उस अंधेरे को प्रतिबिंबित कर रही है। जरा से लाल केसर से, अब केसर का जो रंग है वो लाल, तो वो एक पूरा दृश्य बन रहा है। और हम फिर लोक में पहुंच गए कि जैसे धुल गई हो लाल सिल पर, सॉरी काली सिलबट्टे पर किसी ने लाल केसर को पीस के उसे धुल दिया हो, इस तरह का एक दृश्य वहां पर बन रहा है। अब ये जो दृश्य है ये जयशंकर प्रसाद के दृश्य से, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी, उससे बिल्कुल भिन्न है। कैसे एक एक शब्द से वो कूची का काम ले रहे हैं, ब्रश का काम ले रहे हैं, जैसे कोई पेंटिंग ब्रश कर रहा हो, कहीं से काल है, काली है, कहीं से लालिमा है। और फिर आगे देखिए, स्लेट पर लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, फिर स्लेट, फिर बच्चों पे आ गए और बचपन का चित्र आ गया। जैसे किसी ने खड़िया, लाल खड़िया स्लेट पर मल दी हो किसी ने, तो वो पूरा जो बिंब है कितना आत्मीय हो उठता है। तो ये जो पूरा का पूरा नवाचार है। अब देखिए इस सौंदर्य में, सुबह का जो सौंदर्य है, सौंदर्य कभी भी स्थिर नहीं होता, सौंदर्य कभी भी रूढ़ नहीं होता, क्योंकि प्रकृति पल पल परिवर्तित हो रही है, उसके यहाँ गत्वरता है, उसके यहाँ गतिमयता है। तो इस पूरी कविता में हम आप देखेंगे कि ये कविता जो प्रकृति का जो पल पल जो सौंदर्य है, जो बदल रहा है, क्षण क्षण जो बदल रहा है, उस बदलते हुए सौंदर्य की पेंटिंग बनाने की, उसे कैप्चर करने की एक तड़प इस कविता में हम देखते हैं। और बाद में कहते हैं जादू टूटता है उषा का, क्योंकि अभी अभी सूर्योदय हो रहा है। तो ये पूरा जो जादू है, जो पूरा की पूरा सम्मोहन है, इस पूरी कविता के माध्यम से आप देखेंगे कि नई कविता में शमशेर की विशिष्ट उपलब्धि इसलिए है, शिल्प के स्तर पर, भाषा के स्तर पर, कथ्य के स्तर पर और उपमान और रूपक के स्तर पर। तो मैं समझता हूं कि ऐसा अद्भुत कवि, उनके समकक्ष कोई दूसरा नजर नहीं आता। आज सर संपूर्ण विश्व जो है वो युद्ध की ओर बिल्कुल ग्रसित है, या युद्ध में लिप्त है, चाहे यूक्रेन और रूस का युद्ध हो, चाहे अभी हाल ही में भारत और पाकिस्तान, हम उस दलदल से बाहर आए हैं किसी वजह से। पूरा जो है अलग अलग देशों पे इस तरह की जो ये घटनाएं हैं चलती रहती हैं। तो जब शमशेर बहादुर सिंह को हम कहते हैं कि वो दोआब के कवि हैं, तो दोआब की संस्कृति का अर्थ ये हुआ जो सामंजस्य के कवि हैं, जो प्रेम के कवि हैं, जो संस्कृतियों को, देशों को जोड़ने की बात करते हैं। तो उस रूप में आज हम संदर्भ जो लें, जो युद्ध उन्माद जो दुनिया हो रही है, उसमें शमशेर बहादुर सिंह कहाँ फिट बैठते हैं और क्या वो संदेश देते हैं? जी देखिए, हम साहित्य या कविता को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो बदलते संदर्भों के साथ और जटिल होते समय के साथ कहीं ना कहीं सामयिक बनी रहती है। उसके साहित्य और अखबार में एक मोटा अंतर यही है कि हम अखबार को पढ़ के एक दिन के बाद दूसरे दिन नहीं पढ़ते, वो खबरें बासी हो जाती हैं। लेकिन साहित्य को हम जब कविता को पढ़ते हैं और जितनी बार पढ़ते हैं उसमें नए नए संदर्भ आते हैं, क्योंकि उन कविता में या साहित्य में जिन मानवीय मूल्यों की स्थापना होती है या जिन वैश्विक मूल्यों की स्थापना होती है, वो मानव जाति की शाश्वत थाती होते हैं, वो शाश्वत एक तरह से मैं कहूँगा मूल्य हैं जो हमेशा प्रासंगिक बने रहते हैं, हमेशा सामयिक बने रहते हैं। तो शमशेर को जब हम इस बारे में देखते हैं, जैसा कि आपने दोआब की संस्कृति से जोड़कर देखा, तो जैसा मैंने पहले भी दोहराया और फिर से दोहरा देता हूं कि शमशेर अपने पूरे साहित्य में सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ते हुए नजर आते हैं। और हिंदू मुस्लिम की जो, क्योंकि भारत में दो ही जो धर्म के लोग ज्यादा बहुलता में रहते हैं, और हिंदू मुस्लिम समस्या विभाजन से पहले भी थी किसी न किसी रूप में, और विभाजन के बाद उसने और ज्यादा अपने विषैले पंजे फैला दिए। तो शमशेर अपने साहित्य में उससे लड़ते हुए नजर आते हैं। उनकी बहुत सारी कविताओं में ये चीजें हैं, जैसे उन्होंने एक रुबाई लिखी है, मैं इस पे चर्चा नहीं की क्योंकि शमशेर एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने कविता के सबसे ज्यादा फॉर्म को लेकर कविताएं लिखी हैं। शमशेर ने कविता भी लिखी है, गजल भी लिखी है, सोनेट भी लिखे हैं, रुबाई भी लिखी है, गीत भी लिखे हैं। तो रुबाई तो वैसे तो ये तो एक फारसी का छंद है, लेकिन शमशेर के यहाँ रुबाइयां हैं। उस रुबाई में देखिए आप,
कि किस तरह की जो प्रतिबद्धता है, एक कवि की प्रतिबद्धता जो सामने आती है। जैसा आपने कहा कि वो सामंजस्य या समरसता किस मायने में, तो वो कहते हैं ये 1945 की लिखी कविता है, जब मुसलमानों ने हिंदू मुस्लिमों को बांट दिया है आपस में और सांप्रदायिक तनाव पूरे अपने चरम पर है। और आगे आप देखेंगे भीष्म साहनी ने जो तमस लिखा और उसमें उन्होंने बताया कि वो आजादी के विभाजन के दौरान के 5 दिन की कहानी उसमें है, या भीष्म साहनी की कहानी अमृतसर आ गया, या मंटो की कहानियों में आप वो सारी चीजें देखेंगे जो वो विभीषिका है। जी जी। तो शमशेर कैसे इस रचनात्मकता का एक नया आयाम जोड़ते हैं, तो वो लिखते हैं कि हैं आसमान हिंद के तारे दोनों, हैं सर जमी पाक के प्यारे दोनों, यह किसकी नजर खाए जाती है उन्हें, आपस ही में लड़ लड़ के हारे दोनों। ये कितना बड़ा संदेश इस कविता में है कि हिंदू और मुसलमान ये दोनों हिंद की आंखें हैं, ये दोनों तारे हैं। अब एक आदमी के शरीर में जो आंखों की भूमिका होती है वही इस देश में हिंदू और मुसलमान की भूमिका है। ये रुबाई उस समय में भी प्रासंगिक थी और आज भी प्रासंगिक है, और जब तक भारत देश रहेगा, जब तक यहाँ हिंदू मुस्लिम संस्कृति रहेगी, ये हमेशा प्रासंगिक रहेगी। अब जैसा कि आपने इसका दूसरे हिस्से में कहा कि वो जो युद्ध की विभीषिका चल रही है, तो शमशेर की एक बहुत बड़ी प्रसिद्ध कविता है जिसका नाम है अमन का राग। ये कविता द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लिखी गई, जब पूरी दुनिया ने देख लिया कि पूरी दुनिया 2 विश्व युद्धों की त्रासदी झेल चुकी है, और द्वितीय विश्व युद्ध के तो खास तौर से जो परिणाम हमने देखे जापान में, हिरोशिमा में और नागासाकी में, हम तो तब पैदा भी नहीं हुए थे, हम उन संस्मरणों को या उस विभीषिका को पढ़ते हैं तो हम आज तक सिहर उठते हैं। दुनिया 2 ध्रुवों में बट गई थी, तो क्या वास्तव में युद्ध हमें किसी समाधान की ओर ले जाते हैं, या युद्ध से हम शांति की स्थापना कर सकते हैं? तब शमशेर की जो ये कविता है अमन का राग, मैं समझता हूं ये वैश्विक चेतना की कविता है, और इस संदर्भ में शमशेर को अलग से रेखांकित किया जाना चाहिए। 2 संस्कृतियां, एक पूर्व की संस्कृति और एक पश्चिम की संस्कृति। पश्चिम वाले कहते हैं हम श्रेष्ठ हैं, पूर्व वाले कहते हैं हम श्रेष्ठ हैं। ये श्रेष्ठता बोध कहीं ना कहीं किसी तनाव को, किसी न किसी युद्ध को जन्म देता है। तब शमशेर की ये एक लंबी, मैं समझता हूं प्रदीर्घ जो रचना, ये अमन का राग है, इसमें एक से एक बिंब और एक से एक श्रेष्ठ जो रूपक जो गढ़े गए हैं, ये मैं समझता हूं आज के समय में बड़ी ही सामयिक और बड़ी ही उपयुक्त है। तो मैं चर्चा कर रहा था अमन का राग की, ये किस तरह की वैश्विक चेतना की कविता है। जब मैंने कहा कि पूर्व और पश्चिम की संस्कृतियां आपस में जोर आजमाइश कर रही हैं और एक दूसरे को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश है, ऐसे में एक कवि क्या कर सकता है, क्या किस तरह का रचनात्मक वितान रच सकता है, किस तरह की सृष्टि दे सकता है। तो ये कविता तो मैं कहूंगा कि हमें कहीं ना कहीं एक पाठ्यक्रम का हिस्सा होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं इसे बहुत प्रमुखता से हमें रेखांकित करना चाहिए इस कविता को। तो कविता लंबी है, लेकिन मैं उसके कुछ टुकड़े आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। तो कविता कहती है कि यू पूरब पश्चिम मेरी आत्मा के ताने बाने हैं, मैंने एशिया की सतरंगी किरणों को अपनी दिशाओं के गिर्द लपेट लिया, मैं यूरोप और अमेरिका की नर्म आंच पर, धूप छांव पर बहुत हौले हौले नाच रहा हूं। सब संस्कृतियां मेरे सरगम में विभोर हैं, क्योंकि मैं हृदय की सच्ची सुख शांति का राग हूं, बहुत आदिम, बहुत अभिनव। और देखिए कविता आगे बढ़ती है और कहती है, मुझे अमेरिका का लिबर्टी स्टैचू उतना ही प्यारा है जितना मास्को का लाल तारा, और मेरे दिल में पेकिंग का स्वर्गीय महल मक्का मदीना से कम पवित्र नहीं। मैं काशी में उन आर्यों का शंखनाद सुनता हूं जो वोल्गा से आए। मेरी दिल्ली में प्रहलाद की तपस्याएं दोनों दुनियाओं की चौखट पर युद्ध के हिरण्यकश्यप को चीर रही हैं। आज मैंने गोर्की को होरी के आंगन में देखा। मैक्सिम गोर्की रशियन के बड़े कवि, और होरी गोदान का एक अमर चरित्र जो प्रेमचंद के यहाँ आप देखते हैं। और ताज के साय में राजश्री कुंभ को पाया, लिंकन के हाथ में हाथ दिए हुए, और तोलस्टॉय मेरी देहाती यूरोपियन होठों से बोल उठा,
और अरंगों की आंखों में नया इतिहास, मेरे दिल की कहानी की सुर्खी बन गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो वैश्विक चेतना की जो कविता है, जो वैश्विक चेतना है, शमशेर में अपने समकालीन कवियों में सबसे पहले और सबसे प्रखर और सबसे प्रतिबद्ध रूप में दिखाई देती है। इस दृष्टिकोण से भी हमें शमशेर को देखना चाहिए। शमशेर को केवल विशुद्ध सौंदर्य का कवि कहकर उनकी जन पक्षधरता को, उनकी वैश्विक चेतना को, उनके मानवीय बोध को हम तिरस्कृत नहीं कर सकते और न नेपथ्य में डाल सकते हैं। तो हम जब आज शमशेर की पुण्यतिथि पर बात कर रहे हैं, तब हमें शमशेर के इन नए नए पाठों की ओर भी जाना पड़ेगा और शमशेर को हमें समग्रता में समझने की दरकार है। क्योंकि किसी भी कवि का जब तक आप समग्र रूप नहीं समझेंगे, तब तक उसका जो वास्तविक प्रदेय है, जो उसका योगदान है, उसका सारे समग्र रूप में सामने नहीं आ सकता। तो जहां एक और ये बात आई कि शमशेर कवियों के कवि हैं, तो फिर आम जन शमशेर की कविताओं में कहाँ है, या आम जन के कवि कैसे शमशेर बहादुर सिंह बने? बाकी शमशेर की कविताओं के दो पक्ष हैं। एक और उनकी कविताएं वहां हैं जहां वो प्रेम की कविताएं करते हैं, सौंदर्य रचते हैं। वहां शमशेर कहीं ना कहीं थोड़े बहुत दुरूह हो जाते हैं। अब चूंकि मैं दुरूह उस अर्थ में उन्हें नहीं कहूंगा, क्योंकि भले ही शमशेर की कविताओं में घुसने का रास्ता नहीं मिलता, वो एक ऐसे तिलिस्मी गुफा है जहां आप घुस नहीं सकते, लेकिन मैं ये भी साथ में जोड़ना चाहूंगा कि यदि आप उनकी कुछ समकालीन चीजों को देखकर, उनके कुछ समकालीन परिदृश्य को पढ़कर शमशेर को पढ़ेंगे और आपको यदि वहां से घुसने का रास्ता मिल गया, तो वहां एक ऐसा जादुई लोक है, एक ऐसी सम्मोहनकारी दुनिया है, वहां इतनी गहरी भावनाएं हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि शमशेर बहुत गहरी ऐन्द्रिकता के कवि हैं। जितनी सेंसुअस कविताएं उनके यहाँ हैं, इतनी संभवतः किसी के यहाँ नहीं है। इतना गहरा इंद्रिय बोध है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी। दूसरी ओर जब मैंने कहा कि वो सौंदर्य की जो कविताएं हैं उनकी थोड़ी सी दुरूह हैं, क्योंकि मैंने कहा कि शमशेर एक चित्रकार भी थे, तो शमशेर को मुक्तिबोध ने कहा कि शमशेर इंप्रेशनिस्ट कवि हैं। इंप्रेशनिस्ट का मतलब प्रभाववादी। अब इंप्रेशनिस्ट क्या काम करता है कि जो प्रभाववादी है, जैसे वो चित्रकार भी थे, वो कोई चित्र बनाता है। अब चित्र बनाते हुए जो पक्ष उसके हृदय को ज्यादा तीव्र रूप में प्रभावित करते हैं, वो उन्हें तो पेंट करता है और सामान्य बातों को छोड़ देता है। तो अपनी कविता में भी जो उनका संवेदनाघात है, जो तीव्रतम अभिव्यक्ति है, इंटेंस, उन्हें तो वो अभिव्यक्त करते हैं और बाकी दूसरों को वो पाठक की कल्पना पर छोड़ देते हैं कि पाठक अपनी कल्पना से इन्हें समझे और इनका अर्थ ग्रहण करे। तो वहां तो कहीं ना कहीं शमशेर थोड़े से दुरूह नजर आते हैं। लेकिन दूसरी ओर मैंने कहा कि शमशेर की जो जन पक्षधरता की कविताएं हैं, वो बड़ी सरल और सहज हैं। मैं समझता हूं उनका पाठ उस रूप में नहीं किया गया, या जानबूझकर कहीं ना कहीं ये साजिश शमशेर के खिलाफ की गई कि शमशेर को एक ऐसा जटिल कवि बना दिया जाए कि सामान्य पाठक उनके नाम लेने भर से डरने लगे, उसके मन में एक ऐसा भयभीत वातावरण जन्म ले ले। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जो उनकी जन प्रतिबद्धता की कविता है, जो मैं भी अमन करार की कविता की पंक्तियां आपको दोहरा रहा था, तो आपने सुना होगा कि आपको कहीं से वो क्लिष्ट नजर नहीं आई होगी। मैंने जो रुबाई आपके सामने दोहराई वो कहीं से क्लिष्ट नजर नहीं आई होगी। लेकिन ऊषा कविता, जब मैंने कहा वो सौंदर्य रचते हैं, तो सौंदर्य रचते हुए वो थोड़े से क्लिष्ट हो जाते हैं, थोड़े से दुरूह हो जाते हैं। लेकिन अगर उस दुरूहता का रास्ता मिल जाए तो ऐसा सम्मोहन और ऐसा जादू और ऐसी गहरी ऐन्द्रिकता आपको वहां मिलेगी जो दूसरे कवियों के साथ नहीं है। बहरहाल जी, शमशेर बहादुर सिंह का जो जीवन है वो एक बड़ा हिस्सा अभाव से ग्रस्त रहा, और अंतिम समय में जो शारीरिक पीड़ा और कष्ट रहा, उसमें डॉक्टर रंजना हरगड़े जी के पास वो अहमदाबाद में रहे। और एक शमशेर बहादुर सिंह, जैसा आपने पहले भी जिक्र किया कि निराला की तरह से फक्कड़ स्वभाव के व्यक्ति, अपने लिए कभी कुछ चाहा नहीं, किसी चीज की इच्छा नहीं रखी, और एक स्थान से जब गए तो आगे बढ़ते रहे, कभी पलट के भी नहीं देखा, ना तो अपने गांव में आए, कभी अपने भाई के पास भी वो नहीं आए। जी। तो ये जो उनकी जीवन यात्रा है, और आज के संदर्भ में अगर हम पढ़ें उनको, और क्या उनकी एक विशेषता है कि जिसे सामान्य जन भी पढ़े और जो विशेष जन है वो भी पढ़े?
जो सबके लिए सर्वग्राही हों उनकी कविताएं। शमशेर ने कभी पारंपरिक अर्थों का जीवन जी उस रूप में नहीं जिया। एक कह सकते हैं, और शमशेर ने स्वयं भी कई जगह ये कहा है कि मैं एक सफल सांसारिक व्यक्ति नहीं हूं। कवि तो सांसारिक होता भी नहीं है उस अर्थ में। आगे ने भी कहीं लिखा है कि जब साहित्यकार उस रास्ते पर चलता है तो उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शेखर एक जीवनी में शेखर जो कवि है, आपने निराला का जीवन देखिए, फक्कड़, अपने लिए कुछ भी न रखने वाला, कहीं लोभ नहीं, लालच नहीं, कहीं से पुरस्कार मिला वो भी किसी विधवा महिला को दे दिया, किसी बेटी को दे दिया। आप मुक्तिबोध के जीवन को देखिए, वो कहीं समझौते नहीं करता। जो कवि है, क्योंकि कवि होना सामान्य बात नहीं है, कवि होना बड़ा दुर्लभ है। अग्नि पुराण में कहा गया है कि मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा, कि इस सांसारिक जीवन में मनुष्य जीवन होना बड़ा दुर्लभ है, और उस मनुष्य जीवन में भी कवि होना और दुर्लभ है। तो कवि कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, एक विशिष्ट अनुभूति है। यदि कवि के रूप में उसे देखा जाए, वास्तविक कवि के रूप में देखा जाए, मैं दूसरे सांसारिक कवियों की बात नहीं करूंगा, तो इस रूप में शमशेर की तुलना एक तो किसी से हो नहीं सकती। शमशेर की तुलना हो सकती है तो कबीर से हो सकती है, शमशेर के व्यक्तित्व की तुलना हो सकती है तो निराला से हो सकती है, शमशेर की तुलना हो सकती है तो मुक्तिबोध से हो सकती है, शमशेर की तुलना हो सकती है तो भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र से हो सकती है। ऐसे फक्कड़ कवियों से उनकी तुलना हो सकती है। कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे, बड़े संकोची थे, बड़े शर्मीले थे, बड़ा भोलापन था उनके अंदर। हालांकि पाब्लो नेरुदा एक बड़े वैश्विक कवि हैं, नोबेल पुरस्कार उन्हें मिला, उन्होंने कहा कि ये शर्मीला और ये भोलापन, जो संकोच है, यही तो कवि की एक विशिष्टता होती है, इसीलिए तो वो कवि होता है। तो वास्तव में उस अर्थ में एक बड़े कवि थे, और मैं समझता हूँ कि कवि होने से भी बड़े हुए मनुष्य थे। बड़े लोगों से वो हमेशा कतराते थे। वो आम जनमानस से, रिक्शे वाले से, खोमचे वाले से, धोबी से, प्रेस वाले से, सब्जी वाला से, उन्हें इतनी आत्मीयता से घर में बैठाते थे, उनको चाय पिलाते थे। तो शमशेर उस अर्थ में तो एक सफल व्यक्ति नहीं हो सकते, सांसारिक व्यक्ति, लेकिन एक मनुष्य के स्तर पर शमशेर को मैं कवि से भी बड़ा मनुष्य मानता हूं। वो बहुत बड़े मनुष्य थे, और वो पूरी मनुष्यता उनकी कविता में उस रूप में दिखाई देती है। हमें ये शमशेर से सीख लेना चाहिए। दूसरा, शमशेर ने अपनी एक कविता में लिखा भी है, द्रव्य नहीं कुछ मेरे पास, फिर भी मैं करता हूं प्यार। मेरे पास पैसा नहीं है, लोभ ना लालच, फिर भी मैं करता हूं प्यार। प्रेम कविता है उनकी। द्रव्य नहीं कुछ मेरे पास, द्रव्य माने पैसा, फिर भी मैं करता हूं प्यार। रूप नहीं कुछ मेरे पास, फिर भी मैं करता हूं प्यार। सांसारिक व्यवहार न ज्ञान, फिर भी मैं करता हूं प्यार। शक्ति ना यौवन पर अभिमान, फिर भी मैं करता हूं प्यार। कुशल कलाविंद हूं ना प्रवीण, फिर भी मैं करता हूं प्यार। केवल भावुक दीन मलिन, फिर भी मैं करता हूं प्यार। मैंने कितने किए उपाय, किंतु न मुझसे छूटा प्रेम। सब विधि था जीवन असहाय, किंतु न मुझसे छूटा प्रेम। सब कुछ साधा जब तक मौन, किंतु न मुझसे छूटा प्रेम। कितना घूमा देश विदेश, किंतु न मुझसे छूटा प्रेम। तरह तरह के बदले भेष, किंतु न मुझसे छूटा प्रेम। अब इस कविता के माध्यम से आप दो चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। इस कविता में आपको कहीं से दुर्हुता नजर आती है, कहीं से कोई क्लिष्टता नजर आती है। दूसरा, इसका संदेश कि आज का जो मनुष्य जब भौतिकतावादी संस्कृति से इस उपभोक्तावाद के चरम शरीर को निचोड़कर वो सुख प्राप्त कर लेना चाहता है, ऐसे समय में कितना निष्प्रह संदेश है। ये शमशेर की कविता का एक तरह से मैं कहूंगा एसेंस है, सार है, प्रेम है। कवि ने कहा कि मैं असहाय हूं, मेरे पास जीविकोपार्जन के साधन नहीं है, मेरे पास कोई कैरियर नहीं है, कोई व्यवस्थित व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी जो मेरा बुनियादी गुण है प्रेम, यदि इस कविता के अनुरूप पूरी दुनिया में प्रेम फैल जाए तो सारी समस्याओं का समूल नाश ही हो जाए। तो मैं इन संदर्भों में समझता हूं कि शमशेर को हमें पढ़ लेना चाहिए और शमशेर के जीवन से सीख लेनी चाहिए। और शमशेर की एक कविता और है, मुझे उसका एक टुकड़ा याद आ रहा है। जब हमारा जीवन वस्तुओं से पटा पड़ा है तो शमशेर बहुत नामामूली चीजों के साथ रहते थे, और यदि उनका कोई जीवन जीते हुए उन्हें देखता तो उन्हें कोई फकीर कहता, कोई उन्हें संत कहता कि यार ये कैसे। तो वो कुछ कविता में लिखते हैं कि बजुज एक सुराई के
बजुज एक चटाई के कुछ नहीं है मेरे पास। जो आदमी एक सुराई में और एक चटाई में और छत पर जो खुला आसमान है, ये मेरा मित्र है। जो आदमी इतनी चीजों में खुश रहने का मादा रखता हो, साहस रखता हो, वो कितना बड़ा कवि है, कितना बड़ा मनुष्य है। और शमशेर को हमें इस रूप में पढ़ना चाहिए कि शमशेर मनुष्यता के कवि हैं। शमशेर को हमें इस रूप में याद करना भी चाहिए और पढ़ना भी चाहिए। वो समरसता के कवि हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब समरसता के कवि हैं। वो तो वैश्विक समरसता के कवि हैं। उनकी जो समरसता है वो केवल भौतिक, केवल भौगोलिक चौहद्दी में नहीं रहती है कि केवल भारत की भौगोलिक चौहद्दी में वो दम तोड़ दे। वो तो वैश्विक परिधि को अपने केंद्र में समेट लेती है। तो शमशेर को हमें इस रूप में पढ़ना चाहिए। और मैं एक कविता और कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। जैसा कि आपने पहले भी प्रश्न किया था कि शमशेर की जो दुरूहता है, अब मैं जितनी कविताओं के उदाहरण दे रहा हूं इनमें आपको कहां दुरूहता नजर आती है, या जैसा कि कहा गया कि वो सौंदर्य के कवि हैं, तो उनकी जन प्रतिबद्धता को कहीं ना कहीं नेपथ्य में धकेलने का काम किया जाता है। मैंने अमन का राग पढ़ी, मैंने आरती ये पढ़ी, स्वतंत्रता फेरी एक तरह से उद्घोषणा, और एक कविता है उनकी बैल। अब इस कविता को देखिए, उनकी जन प्रतिबद्धता कहाँ है और कवि की जो संवेदना है वो बैल के प्रति भी। और ये कविता बैल इसका शीर्षक है, लेकिन इसमें एक प्रतीकात्मकता है। ये बैल कहीं ना कहीं आम जन का, सर्वहारा वर्ग का उसका प्रतीक है। तो कविता देखिए। मैं एक गुट्ठल काली कड़ी पूब वाला बैल हूं, जो अकेला धीरे धीरे 6 मील खींचकर ले जाते हुए ठेले पर ऊपर तक लदा हुआ माल स्टेशन से दूर गोदाम तक चुपचाप धीरे धीरे आंखें बाहर को निकली हुई, त्योरी चढ़ी हुई, कांधे जोर लगाते हुए, सीना और छाती आगे को झुककर जोर लगाते हुए, रानें भरी हुई गर्म पसीने से तर मगर जोर लगाते हुए, नथुने फूले हुए, सांस और दम अपनी जोर आजमाइश में लगे हुए, क्यों और किसके लिए। अब इस कविता को पूरी को पढ़ जाइए, जिसकी बैल के प्रति भी इतनी गहरी संवेदना है। जब कभी एक बैल को गाड़ी खींचते हुए देखता है, हालांकि ये कविता बैल इसका शीर्षक जरूर है, लेकिन आम जन को, किसान को, मजदूर को लेके, तो इन कविताओं के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो शमशेर के ऊपर जो केवल ये लेबल आलोचकों ने लगाया कि वो सौंदर्य के कवि हैं या प्रेम के कवि हैं, सौंदर्य और प्रेम उनकी कविताओं का एक बड़ा हिस्सा जरूर घेरता है, लेकिन बावजूद उसके उनकी जो जन प्रतिबद्धता है, उनकी मैं समझता हूँ शताधिक कविताएं हैं जो जन प्रतिबद्धता को लेकर लिखी गई हैं, मजदूरों को, किसानों को, फसलों को लेकर लिखी गई हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ और रेखांकित करना चाहता हूँ कि शमशेर को किसी खांचे और सांचे में बैठकर या कोई एक लेबल लगाकर हम आज के दिन नहीं समझ सकते। जितने भी इनके व्यापक संदर्भ हो सकते हैं, जितने भी व्यापक जो अलग अलग जो चीजें हैं, जो अलग अलग जो पाठ हैं, जो संदर्भ हैं, हाँ, शमशेर ने, क्योंकि शमशेर के बारे में कहा जाता है कि वो मार्क्सवादी कवि थे। विधिवत रूप से वो प्रगतिवाद से जुड़े रहे और कम्यून में रहते थे, और उन्होंने मार्क्सवादी पार्टी की विधिवत सदस्यता भी ली हुई थी। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ कि शमशेर रूढ़ पैटर्न में मार्क्सवादी भी नहीं थे। जब चीन ने भारत पर अटैक किया 1962 में, और हम सब लोग देख रहे थे कि हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया जा रहा था। अब चूंकि चीन में भी किसी न किसी तरह से मार्क्सवादी जो प्रभाव है, लेकिन जब युद्ध हो गया, धोखा उन्होंने हमारे साथ किया। एक और हमारे नेहरू जी हिंदी चीनी भाई भाई की बात कर रहे थे, पंचशील सिद्धांत की बात कर रहे थे, और उन्होंने हमारी पीठ में छुरा भोंका। तब शमशेर ने एक कविता चीन पर लिखी है, और जिसमें चीन को उन्होंने बहुत बुरी तरह से फटकार लगाई है। बहुत एक तरह से अपनी एक कवि का जो गुस्सा है, जो कवि का जो आक्रोश है कवि के अंदर, वो ये मार्क्सवाद का मार्क्सवाद ये कवि का किस तरह का रूप है। तो इसीलिए रूढ़ पैटर्न में कवि जो शमशेर बहादुर सिंह हैं, वो प्रगतिवाद के खांचे में भी फिट नहीं होते, वो प्रयोगवाद के खांचे में भी फिट नहीं होते। उनके अपनी बनाई हुई एक दुनिया है जो पल क्षण बदलती रहती है, और उसकी जो, लेकिन जो उसकी जो प्रतिबद्धता है वो मनुष्यता के साथ बड़ी गहरी है, वैश्विक मूल्यों के साथ बड़ी गहरी है, मानवीयता के प्रति गहरी है। हिंदू मुस्लिम एकता के वो प्रबल पैरोकार हैं, हिंदू मुस्लिम संस्कृति और समरसता के वो प्रबल पैरोकार हैं। हमें इस रूप में शमशेर को पढ़ना चाहिए, याद करना चाहिए, और उसको अगली पीढ़ी तक पहुंचाया जाना चाहिए। मैं ये समझता हूँ।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मोनू सिंह ने शमशेर बहादुर सिंह के जीवन के रचनाओं से संबंधित उनके जीवन को लेकर के अनेक पहलुओं पर हमसे चर्चा की। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर, आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया और एक बार फिर से शमशेर की दुनिया में प्रवेश करने का मौका दिया।